खान साहब कहते हैं ना रिजीम चेंज, आपको मुंह की बवासीर तो होती है, असल वाली वो भी हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ 11 अप्रैल को क्यों नहीं गिराई गई उस समय? देखें, पीपल्स पार्टी अभी तैयार नहीं थी। बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त लाडले बैठे हुए थे, व्हाट्सएप के ऊपर फैसले हो रहे हैं, वही साकिब निसार जो है कहीं बैठने के काबिल नहीं है। मैंने कहा था कि हमें इन जजेस के सामने पेश नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था कि हमें इनके खिलाफ फौरी तौर पर सड़कों पे आ जाना चाहिए। ये कौन होते हैं किसी को खिताब देने वाले सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के? जब हम दोबारा आए हैं तो हम सिर्फ इस मुल्क को बचाने आए हैं, हम रियासत को बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए। यहाँ पर रिजीम चेंज और यहाँ पर जो है वो गुलामी नामंजूर, मेरा दिल करता है कि नंगी गालियां इन लोगों को देनी चाहिए। ये असल मीर जाफर मीर सादिक है, इनको फांसी लटकाते। इस तरह का लाडला है कि जिसको पूछा जाता है कि आप 2 घंटे बाद आएंगे। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था घंटे के अंदर पहुंचो अदालत में, जेल भरो, आपकी जो तहरीक है वो नाकाम हो चुकी है, अब डूब मरो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी, वकास हबीब राना, और जैसे कि नाज़रीन कल हमने आपसे वादा किया था कि आज हमारे पास हैं एक स्पेशल गेस्ट राना मशहूद साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। राना साहब, मैं डायरेक्ट ही आपसे बात शुरू करता हूँ ना। आपने पिछले कुछ दिनों में एक थरथली मचाई हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हो। आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में, ये तो राना साहब बहुत पुराना मसला चल रहा है ना। 2016 2017 से आपकी पॉलिटिकल पार्टी को यही फील हो रहा है कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है जुडिशरी की तरफ से। तो इतनी देर किस बात में लग गई? 2023 तक आप लोग चुप क्यों बैठे रहे? ये पब्लिकली जो बातें आज आप कर रहे हैं ये आपने तब क्यों नहीं की? और क्या सिर्फ खाली बातें करने पर बात रह जाएगी? मतलब इससे फिर क्या होगा? न्यूज़ तो जनरेट होगी, लेकिन व्हाट वैल्यू वुड दैट हैव? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बातें अगर आप देखें तो हम 2014 से कर रहे हैं। 2014 से जब से इमरान खान ने वो धरना और जो बदतमीज़ी शुरू की और उसमें जो अदलिया का किरदार सामने आना शुरू हुआ कि हुकूमत जो है एक एग्जेक्टिव जो चलाती है या पार्लियामेंट जो चलाती है वो फ़ैसले अदलिया में होने शुरू हो गए। मतलब ट्रांसफ़र हुई, पहुँच गए आप सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ से कहा जा रहा है कि जी ये हॉस्पिटल ठीक नहीं चल रहे, सफाई ठीक नहीं चल रही। तो ये, और उस वक्त से हमने इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो खान साहब कहते हैं ना रिजीम चेंज, बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त लाडले बैठे हुए थे और उन लाडलों को पूरी प्रोटेक्शन थी। हुसैन नवाज जाता है तो उसकी वीडियोस बाहर आती हैं, उसका सारा के बैठा हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर फैसले हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उसको पनामा, जिसमें उसका नाम भी नहीं है, उसमें बुलाया जाता है, अकामा में निकाला जाता है। और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इखलाकियात का उस हद तक मुजाहरा किया कि वो चाहते तो अगर वो कह सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको मतलब वो हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़ेस करूंगा। उनका ख्याल था कि शायद इनके अंदर जो बैठे हुए हैं साकिब निसार एंड कंपनी, इनमें कुछ गैरत होगी, लेकिन वो नज़र ही नहीं आई। और हमने तो उस वक्त से उठाना शुरू किया। जज अरशद मलिक का जब आया उस वक्त भी हमने उठाया। बेसिकली उनकी बैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उनको इस तरह, क्योंकि जो लेकर आए थे और जिन्होंने साजिश की थी लाने की, वो साजिश करने वाले जो नासिर थे, उन्होंने फ्रैंकली इनको एक फ्री हैंड दिया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि मुकाफ़ात अमल है कि आज वही साकिब निसार जो है कहीं बैठने के काबिल नहीं है। और यही इससे सबक सीखना चाहिए बाकी जज साहिबान को भी कि आप सिर्फ आइन और कानून की बात करें। क्योंकि इमरान खान जो है उसने तो सारी उम्र जो है, जिसने, मैं तो हर जगह पर कहता हूँ कि उसने सुनामी का जब नारा लगाया था तो उसका मतलब भी ये था कि ये तबाही लेकर आया। और उसकी आप देख लें पूरी सियासत वो है ही तबाही। उसने कहीं पे भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, इवन नौजवानों की अखलाकियात के हवाले से, अदब के हवाले से उसने तबाही फेर दी है। उसने फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया है, सोशल सिस्टम तबाह कर दिया है। तो हम तो उस वक्त भी आवाज़ उठा रहे थे, हम आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सर इसमें देखें ना, फिर उसमें सवाल क्या आता है कि अब तब्दील क्या हुआ है? फॉर एग्जांपल आपने आवाज़ उठाई है, आप कह रहे हैं कि उस वक्त उनकी स्ट्रॉन्ग थी बैकिंग, लेकिन अगर आज भी आप देखें, लेट्स से, मुझे लगता है कि उतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग अदलिया के पास आज शायद नहीं है, कहीं और से भी बैकिंग थी उस वक्त जो। लेकिन मज़ाहिर अली अकबर नकवी आपका एक उनके ऊपर एतराज़ है, आपका जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर एतराज़ है, और आपके आप लोगों ने वैसे ऑफिशियली एतराज़ तो कभी नहीं उठाया, लेकिन मुनीब अख्तर साहब भी उन जजेस में, वो ट्रॉयका जिसको कहा जाता है, कभी जो है वो 5 का कहा जाता है, वो जज उन लाइक माइंडेड जजेस में वो शामिल हैं। तो वो तीनों अब आपका एक और केस भी सुन रहे हैं
जिसमें जो ये आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट का केस है, उस बेंच में भी यही 3 लोग हैं जिसको मुनीब अख्तर, एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो हेड करेंगे। सेम गोज़ विद दिस बेंच। हाउ डू यू थिंक कि ये कुछ तब्दील कर रहा है, आप लोगों की बातें करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कहते रहे। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी हुकूमत ने और हुकूमत में बैठी PMLN ने अगर अभी भी जुर्रत ना दिखाई, और जुर्रत इसलिए नहीं दिखानी कि हमें कोई अपने मतलब के फ़ैसले चाहिए, सिर्फ आइन और कानून मेरिट के ऊपर, ये वही जज साहबान है ना जिन्होंने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर से अकामा की बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जो लेनी बनती भी नहीं थी उसके ऊपर ताउम्र नाअहल कर दिया। मतलब कोई तमाशा बना हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद जिस दिन इन्होंने सिसिलियन गॉड माफिया, गॉड फादर, सिसिलियन माफिया जैसे अलकाबात दिए थे, मैंने कहा था कि हमें इन जजेस के सामने पेश नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि हमें इनके खिलाफ फौरी तौर पर सड़कों पे आ जाना चाहिए। ये कौन होते हैं किसी को खिताब देने वाले सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के? इनका काम है आइन की तशरीह करना, इनका काम है कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। ये अगर आपको इतना ही शौक़ है तो फिर आप इस्तीफ़े दें और आके इलेक्शन लड़ें, अपने बच्चों को इलेक्शन लड़ाएं जिनके कहने पर आप करते हैं। तो मैं तो पहले दिन से बहुत क्लियर हूँ कि जिस दिन सिसिलियन माफिया गॉड फादर का आया था उसी दिन पार्टी को बाहर सड़कों पर आ जाना चाहिए था। लेकिन आपकी पार्टी बहुत डिफेंसिव रही ना तब तक, ऐसा फील होता है। मेरा ख्याल है कि हाइंडसाइट अगर हम सोचें तो आपकी तरफ से उतनी एग्रेसिव नहीं आया। शायद अगर आप उस वक्त इनको एग्रेसिव, जो आज आप बातें कर रहे हैं एग्रेसिव, वो तब कर ली होती तो शायद ये जो पिछले 7-8 नहीं। लेकिन हसन, एक इंटरेस्टिंग बात है ना राना साहब, ये बताएं कि ये जो हुकूमत में PMLN है वो अलग है और जो हुकूमत से बाहर है आप जो PMLN है वो अलग है। मेरा ख्याल है कि एक माइंड सेट है और मतलब एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी कहना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट दी एंड देखें इसका भी एक बैकग्राउंड है कि 2018 के अंदर जो हमें निकाला गया था, एक मतलब एक तारीख़ का बदतरीन इलेक्शन जो धांधली ज़्यादा था वो करा के, तो उसका मकसद ये था कि PMLN को वंस एंड फॉर ऑल फारिग करना है। और ये एक पूरी तैयारी के साथ किया गया था। मतलब देखें, नवाज शरीफ साहब को अंदर करना, हमारे लोगों को तोड़ना, जनूबी पंजाब महाज बनाना, जीप की टिकट पे इलेक्शन लड़ाना, नामूस रसालत का नारा लगा के हमारे कंपेन तक पर पाबंदी लगाना। तो मतलब जो जो कुछ हो सकता था, और उसके बावजूद इलेक्शन नहीं जीता इमरान खान। फिर आज़ाद लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बिठा के छोड़ कर आना। तो ये सब कुछ करके ये सारा इसलिए था कि PMLN वापस ना आए। और PMLN को वापस लाने की मजबूरी क्या बनी कि जो हालात इन्होंने कर दी है, वो जो थे कि 200 जो अरब आएगा, अरब IMF के मुंह पे मारेंगे, अरब इधर मतलब डॉलर इधर फेंक करेंगे, वो सारा झूठ सामने आ गया। वो $200 मिलियन पाउंड तो आया ना, लेकिन वो किसी के मुंह पे नहीं मारा, वो तो मलिक साहब को वापस करने के लिए पैसे अपने हाथ जोड़ के वापस किया। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब हम दोबारा आए हैं तो हम सिर्फ इस मुल्क को बचाने आए हैं, हम रियासत को बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए। तो वो सोच अभी भी मौजूद है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर लो जो करनी है, लेकिन पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर दें। लेकिन अगर आप अपनी सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं तो कम से कम खुल के इसका इजहार भी करें। और वो फैक्टर्स जिन्होंने 2018 के अंदर आपको इस हाल पे पहुंचाया, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इमरान खान का मकरू चेहरा कौम पूरी दुनिया के सामने आया, और उसके बाद आपको मजबूरन वापस लाना पड़ा सिर्फ पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा करने के लिए, तो वो सच अब आवाम के साथ शेयर करना पड़ेगा। और मेरी जमात जो है, मैं अपनी जमात में मैंने उनसे सबसे दरख्वास्त किया कि बिल्कुल पाकिस्तान को बचाना हमारे लिए सबसे अहम है, लेकिन जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई हैं वो आवाम के सामने लाना उससे भी ज़्यादा अहम है, ताकि ये करैक्टर दोबारा कोई ऐसा काम और शब खून ना मार सकें। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा रीफ्रेज कर लेता हूँ सवाल को। ये जो हाइब्रिड रजीम थी जो 18 में लाई गई थी, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल थी, और वो जो सिसिलियन माफिया कहते हैं ना, वो मसला ये है कि वो 75 सालों से एक माफिया का हिस्सा खुद रहे हैं। जो मुसल्लत होते हैं इस मुल्क पे वो उनका साथ देते रहे हैं। तो वो ये मैंने उस वक्त भी लिखा था कि ये माफिया हमें ना बताएं, हमें भी पता है माफिया कौन है। तो अब मसला ये है कि वो जो हाइब्रिड रजीम थी, अब क्या पार्टीज़ भी अपने अंदर से उन एलिमेंट्स को इधर उधर कर रही है जो लोग उस हाइब्रिड रजीम के साथ लेट्स से डील कर रहे थे, कोई ना कोई ताल्लुकात थे। मैं इसमें एग्जांपल शाहिद खान अब्बासी साहब की देना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो पार्टी की तरफ से आई बताया गया कि चूँकि ये बहुत करीब थे जनरल बाजवा के साथ और बहुत से मामलात में उनके साथ कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे, डील भी कर रहे थे, इस वजह से अब जो उनको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही और इस वजह से वो थोड़े से नाराज़ भी हैं, क्योंकि अब रीअलाइनमेंट हो रही है पार्टी के अंदर, जहाँ पर कि जो मोर अग्रेसिव
और मोर सॉर्ट ऑफ एंटी स्टैब्लिशमेंट जो नासिर हैं उनको आगे लाया जा रहा है। तो क्या ये सब उस चीज़ का हिस्सा है जहाँ पर कि ऐसा लगता है कि एक पार्टी वो है जो कि हुकूमत में है और एक पार्टी वो है जो हुकूमत में आना चाहती है और वो अपने आप को रीडिस्कवर कर रही है, अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं? सबसे पहली बात तो शाहिद खान अब्बासी साहब के बारे में ये कहना कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो मेरिट पर काम करने वाले इंसान हैं। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने कभी कोई एक ऐसा काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पे उनको पार्टी को या पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और शाहिद खान अब्बासी साहब अपने व्यूज़ में बहुत क्लियर हैं, और इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो कई चीज़ें ऐसी होती थी जो वो कहते थे मुझे पता ही नहीं होता था कि ये कर रहे हैं, और मतलब उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उस वक्त भी उठाई थी, उन्होंने उसका बारहा तस्करा किया है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, देखें इस वक्त ये नहीं है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग और हैं और हुकूमत से बाहर बैठे हुए PMLN के और हैं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि वो लोग जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, उनको सारी कंडीशन का पता है, उनके सामने सारे हालात हैं कि किस पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है, पाकिस्तान को वहाँ से वापस किस तरह लेकर आना है। आज IMF की देखें बदकिस्मती के कि आप एक तो वो कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि आपने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। IMF से डील PTI करती है, बदतरीन घटिया डील करती है, और वर्ल्ड बैंक ये जो हमारा स्टेट बैंक है थ्रू लेजिस्लेशन उसके पर काट दिए हैं कि IMF के बगैर अब स्टेट बैंक कोई फैसला नहीं कर सकता। तो ये सारे काम करने के बाद आज वो कहते हैं कि जी यहाँ पर रिजीम चेंज और यहाँ पर जो है वो ग़ुलामी नामंजूर और पता नहीं क्या क्या, मैं तो मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल सकते। मतलब मेरा दिल करता है कि नंगी गालियां इन लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जो कहते हैं ना, ये असल में मीर जाफ़र मीर सादिक ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया, पाकिस्तान को बेबस किया, पाकिस्तान को बेदस्तो पा किया, और उसके बाद कहते हैं कि जी हम दोबारा आएंगे तो कर लेंगे। ये यकीन माने पाकिस्तान ना होता, दुनिया का कोई मुल्क होता, IMF से डील करने के बाद जब इनकी हुकूमत पहली हुकूमत है, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो आइनी और कानूनी तरीके से गया। पाकिस्तान में आज तक कोई वज़ीर आज़म आइनी और कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से घरों को भेजा गया। ये पहला वज़ीर आज़म था जो आइन और कानून के मुताबिक घर गया, और इसने आते ही फिर नारा लगा दिया, और उस नारे का मकसद क्या था कि दोबारा इक़्तिदार दो। और IMF की डील को ख़राब करने के लिए शौकत तरीन क्या कौम भूल गई है कि शौकत तरीन क्या कहता रहा? ज़फ़र वो जो झगड़ा है तैमूर झगड़ा साहब, उनसे क्या गुफ्तगू होती रही, लगारी साहब से क्या, मोहसिन लगारी से क्या गुफ्तगू होती रही। ये किसी दुनिया के और मुल्क में हुआ होता तो ये असल मीर जाफ़र मीर सादिक है, इनको फांसी लटकाते। हाँ, लेकिन सर आपने देखिए ना, अब क्वेश्चन फिर यही पैदा होता है कि आपने उसके लिए क्या किया। फॉर एग्जांपल आपने दो मिसालें दी अभी, मोहसिन लगारी और तैमूर ज़फ़र झगड़ा की, शौकत तरीन की आपने मिसाल दी। आपने अभी बताया कि ये जजेस जो हैं उनके अब ये प्राइवेट रेफरेंसेस आ रहे हैं या पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से रेफरेंस आ रहे हैं। वेयर डज़ द गवर्नमेंट स्टैंड? हमें ये नज़र आता है कि ये सब कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से कानूनी चाराजोई होनी चाहिए ना, ताकि कटी कटा बार है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया गलत तो वो फ्री हो इस मसले से, और अगर आपने वाकई आप समझते हैं कि ठीक हुआ है और कानूनी तौर पर साबित कर सकते हैं तो फिर उसको साबित कीजिए। बिल्कुल साबित हो रहा है। ये आर्टिकल 6 के तहत तरीन साहब के ऊपर आपको पता है कार्रवाई शुरू हो चुकी हुई है। वहाँ पर अदलिया का जो किरदार है ना, जिस तरह हमें 2018 से पहले अदलिया रोकती थी, अभी भी कोई केस उठा लें, तोशा खाना अदलिया जो है उसका किरदार सामने है। आप फॉरेन फंडिंग उठा लें, अदलिया का किरदार आपके सामने है। और ये एक इस तरह का लाडला है कि जिसको पूछा जाता है कि आप 2 घंटे बाद आएंगे, भाई बाप आप 4 घंटे बाद आएंगे, आप 4 दिन बाद आएंगे, आप 10 दिन बाद आएंगे। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था घंटे के अंदर पहुंचो अदालत में, जिधर भी हो घंटे में अदालत में आके खड़े हो। तो ये जो माइंड सेट है इसको तोड़ना है हुकूमत की। बिल्कुल देखें, जब हुकूमत होती है तो उसकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, और उन मजबूरियों का सामना करते हुए, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ, मैंने अपनी क़यादत को भी कहा है, मैंने अपनी लीडरशिप के सामने भी कहा है कि एनफ इज़ एनफ। हमें इस वक्त जो हकीकत है वो अवाम के सामने रखनी होगी। इन जजेस को इनका क्या इख्तियार है कि ये एक दिन कहते हैं कि ये जो 25 MPs जिन्होंने वोट भी नहीं डाला वो नाअहल हैं, और उसके बाद खुद ही उसी एक और केस के अंदर कहते हैं कि नहीं, वो जो पहला फैसला किया था वो हमसे गलती हो गई। उस गलती का खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। आज जो यहाँ पर सियासी अदम इस्तेकाम है
उसकी वजह से मईशत का बेड़ा गर्क करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। जो IMF की डील इतनी देर से होने जा रही है उसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। जो आज चाइना, UAE, सऊदी अरब जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि पहले IMF की डील थ्रू हो जाए, उसके बाद वो इन्वेस्ट करें, और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सियासी अदम इस्तेकाम है, और उसके मेन कल्प्रिट्स जो हैं अदलिया में बैठे हुए चंद लोग हैं। नहीं लेकिन एक मिनट राना साहब, खदशा क्या है? खदशा ये है कि जो इमरान खान हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही, ये हम बात इससे बढ़कर है कि इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे अदलिया के थ्रू, तो कोई और प्लान है? आप लोगों का खदशा क्या है? देखें, क्लियर है, बड़ा क्लियर प्लान है। प्लान ये है कि पंजाब के अंदर हुकूमत चेंज होती है, MPAs कहते हैं कि हमने नहीं खड़े होना है इमरान खान के साथ, हमने नहीं खड़े होना इनके साथ क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ ने तबाही फेर दी है, लोग हमें घरों में घुसने नहीं दे रहे, गलियों मोहल्लों में गालियां पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी पॉलिसीज़ के साथ नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने वोट डाला नहीं है। आपने किस बात पे उनको निकाला? मतलब पूरी दुनिया का कानून उठा के, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी उठा के देख लें, उसके अंदर एक जुर्म हुआ ही नहीं, उसकी आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इस सारे बहरान के अंदर अगर आप नज़र मारें, नवाज शरीफ को हटाया गया अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, रिजीम चेंज की गई, PMLN को हटा के PTI को लाया गया अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, फिर उसके बाद मरीम को और नवाज शरीफ को जेल में डाला गया अदालती फ़ैसलों के ज़रिए। मरीम ने तो आज तक कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया था, उसको किस बात पे आपने जेल में डाला? कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ आज इतने केसेस चल रहे हैं, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, किस किस का नाम लें, राना सनाउल्लाह, इन सब का कसूर क्या था? इनके ऊपर निकला क्या आज तक? और आप 6-6 माह से शुरू करके 60 दिन मिनिमम, 90 दिन मिनिमम से 2.5 साल जेल में डालते हैं, अगले हंसते खेलते बाहर आते हैं। और आप 2-2 दिन के लिए जेल में जाते हैं, आपको मुंह की बवासीर तो होती है, आपको दूसरी, वो जो दूसरी बवासीर है वो असल वाली वो भी हो जाती है। और अब तो कौम कह रही है कि जेल भरो, आपकी जो तहरीक है वो नाकाम हो चुकी है, अब डूब मरो। अच्छा, लेकिन राना साहब देखें, आपने अभी कहा सियासी अदम इस्तेहकाम, मेरा भी यही ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, लेकिन जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, वो शायद मेरा ख्याल है मामला उससे थोड़ा सा पीछे है। मामला ये है, मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब के फेलियर की जो असल वजह थी वो ये नहीं थी कि उनकी इकोनॉमिक टीम ख़राब थी, उनकी गवर्नेंस ख़राब थी। उनकी असल फेलियर की वजह ये थी कि वो जो 2018 की असेंबलियाँ थीं वो इललेजिटिमेट, उसके लोगों के परसेप्शन में ये था कि ये लेजिटिमेट असेंबली नहीं है, ये इलेक्शन जो है वो धांधली के ज़रिए। अगर उसका लेजिटिमेसी का क्राइसिस जो है वो आपने इनहेरिट कर लिया है उन्हीं असेंबलियों को, यानी आपकी अगर वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा था तो व्हाई डिडंट यू गो इनटू अनदर इलेक्शन एज सून, जैसा कि हमने सुना था, या जो आपने मियां साहब ने फैसला किया था कि 29 तौर पर इलेक्शन में जाएंगे, तो क्यों नहीं? 29 मई की डेट भी एक थी ना, 29 मई में फेडरल गवर्नमेंट 29 मई तो 1.5 महीने बाद आई है। मैं तो कह रहा हूँ 11 अप्रैल को क्यों नहीं गिराई गई असेंबली? देखें, दो चीज़ें हैं। उस वक्त पहला फैसला बिल्कुल यही था कि जिस वक्त हम इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके गए थे, तो उस वक्त ये फ़ैसला था कि हम असेंबलियाँ तोड़ेंगे और उसके बाद फौरी इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त जब था तो नीचे पंजाब के अंदर जो है हुकूमत जो है PTI की थी, KPK के अंदर PTI की थी, और फिर मैं तो कभी अपने अल्फाज को मिन्स नहीं करता, पीपल्स पार्टी अभी तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि जी हमारी सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट है टाइम को पूरा करना चाहिए। तो फिर एक पूरा कंसेंसस डेवलप हुआ था कि थोड़ा टाइम दिया जाए। जो मेरा ख्याल है कि हमें गलत फैसला नहीं था। जो हमें अगर मुझसे पूछें एज मतलब सियासत के तालिब इल्म के तौर पे, तो हमें उसी वक्त इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। आप 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ वापस आते। लेकिन मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, आपको ये बात हैरान कुन लगेगी। पहली तो बात है, इलेक्शन क्यों हम इमरान खान के कहने पे आज कराएं? किसी की विम्स एंड विशेस, किसी की ख्वाहिशात के ताबे होकर तो नहीं चलना। आईने पाकिस्तान अगर ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है, तो इलेक्शन की डेट किसने देनी है? अगर मतलब जिस तरह ये असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं, तो वो उसके ऊपर एक इबहाम है। वो इबहाम कोर्ट्स ने नहीं दूर करना, वो पार्लियामेंट ने दूर करना। ये फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। आईने पाकिस्तान ये भी कहता है कि दोनों इलेक्शन ऊपर और नीचे के एक ही दिन होने चाहिए। ये आईने पाकिस्तान में लिखा है। तो आप आईने पाकिस्तान की जो रूह है उसके मुताबिक चलना है। तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ, और मैंने तो ये कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, और मैंने अपनी जो उधर की जो टीम है उनसे कहा है कि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है
कि मैंने तो आज कहा सुबह हाई कोर्ट में लॉयर्स का इलेक्शन था, तो मैं वहाँ पे गया तो मीडिया ने मुझसे बात की कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन दस्तक दे रहा है। तो मैंने कहा कि उनसे अदब के साथ ज़मीर भी दस्तक दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो वो ये कौन जनरल ज़मीर की बात हो रही है? इस पर मैंने कल ट्वीट की थी, मैंने उनको कहा था कि मैंने लिखा था कि एक दफ़ा फ़रहत अब्बास शाह साहब जो हैं वो गए मुनीर न्याजी के घर, तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, तो मुनीर न्याजी साहब ने अंदर से जवाब दिया कि फ़रहत मैं घर नहीं हूँ। तो इनका भी मसला ये है कि आइन दस्तक दे रहा है मगर अंदर अदालत है ये अच्छा, साफ है या नहीं। लेकिन चलें अब थोड़ा सा हम जो है ना वो इसको एक वकास साहब का एक क्वेश्चन है आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के हवाले से, थोड़ा सा वो जरा ज्यादा मेरे ख्याल से हैवी हो गया प्रोग्राम। राणा साहब को हमने कुछ ज्यादा नहीं, राणा साहब मुझे ये बताएं ना, नहीं इन्होंने पहले ही सवाल ही उन्होंने इस तरह का कर दिया, राह पर ले गए, दुखती रख पे हाथ। अच्छा राणा साहब मुझे एक बात बताएं ना, हम ये वक्तन फक्तन सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह अभी इसने विकास ने भी कहा कि वो दो सियासी जमातें, एक वो जिसको हुकूमत मिल गई हुई है और वो हुकूमत करना चाहती है, वो हुकूमत ही नहीं छोड़ना चाहती, और दूसरी जो है उनको नज़र आ रहा है कि जितनी देर हम ज़्यादा हुकूमत करेंगे उतना हमारा अगले इलेक्शन के अंदर चांस कम होता जाएगा। महंगाई की बात आपने खुद भी की, ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरी जेब के अंदर से 30-40 रुपये आप एक्स्ट्रा हर साल निकालना शुरू कर देंगे और शायद उससे ज़्यादा निकाल रहे होंगे, तो मैं अगर आपका वोटर भी होऊंगा तो मैं दिल में तो आपको बुरा भला ज़रूर कहूँगा और आपको वोट नहीं देने जाऊँगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। हसन मैं इस पर ना कुछ ऐड करूँ बिफोर राणा साहब वुड स्टेप इन। आज अगर आप दवाई लेने जाते हैं ना, और अगर आपने इमरान के दौर में दवाई ली है तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता चलेगा, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो, मेरा भाई और वालदा जो है वो, उनकी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि हर तकरीबन ना 17-18 दिन बाद आनी होती है। तो वो हमें बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि इस टाइम दवाई सस्ती आ रही है, पहले बहुत महंगी हो गई थी। मेरी वालदा कहती थी ये इतनी महंगी हो गई है, अब 3000 रुपये दी मेरी दवाई आई है। इस टाइम वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हुई हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने ये पैनाडोल का एक वो क्राइसिस भी हुआ था, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं प्राइस बढ़ानी। पहले तो मतलब अन्नी पड़ी हुई थी ना, जिसका जो दिल करता है वो कर ले। इनका प्रॉब्लम पता क्या है? राणा साहब इज हियर, with all due respect, I've said it to many other PML leaders as well, they don't know how to communicate to the public. They don't reach out to the public. वो social media इनके channels ही डेवलप नहीं है. They don't have the digital infrastructure. ये पुराने सियासी बाबे हैं ना। हाँ, ये अवाम को दरवाजे पे जाके तो बता सकते हैं, लेकिन ये on digital platforms इनका वो नहीं है। इन्होंने वो ये जो है ना, ये अपनी शराफत में मारे गए। जो मियां साहब की शराफत का रेफरेंस पूछते हैं ना साहब, टिकटॉक पे हैं, देखे ना, ये इतनी सी बात है। टिकटॉक इतना बड़ा है, खान साहब नहीं, the problem is कि राणा साहब should not be on TikTok, but there should be an account by the name Pakistan न्यू नहीं नॉट PMLN, पाकिस्तान ऑब्जर्वर इंटरनेशनल, दैट वो जो ये रन कर जो ये रन कर रहे होंगे, जो PTI रन कर रही है। और उस पे एक बंदा जो है बेटर पाकिस्तान, उनका जो ट्विटर हैंडल होता था एहसान इकबाल साहब का, उन्होंने बड़े अरसे पाकिस्तान का झंडा लगाए रखा था और हमें नहीं पता था ये एहसान इकबाल साहब है। लेकिन सर वही कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपकी। वैसे मैं एक और बात भी कहूँ, वकास आपने तो बात बड़ी सही की है सोशल मीडिया के हवाले से। दूसरी आपने एक बीच में बात की है कि ये डोर टू डोर जाकर बता सकते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम PMLN डिसाइडेड कि अब हमने ना डोर टू डोर जरा जाना है और जाके कैंपेन करनी है? मुझे तो वो आपकी सड़कों पर भी वो नजर नहीं आ रही एक्टिविटी। अच्छा नहीं, ये थोड़ी सी ना अब इसमें खराबी क्या है, यकीन माने हम लोग हुकूमत के अंदर, अल्लाह की ज़ात जानती है कि अपने वो, मैंने जिस तरह कहा था ना ज़मीर दस्तक, क्योंकि हम ये आज फ़ख्र से कह सकते हैं कि जितना काम हमने किया है पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। चाहे वो हेल्थ सेक्टर को उठा लें, एजुकेशन सेक्टर को उठा लें, आप इकॉनमी के हवाले से देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, आप किसी चीज़ को देख लें। मतलब यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि पंजाब के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है इसका मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं, एशिया के बेहतरीन मुल्कों के साथ है। हमारे जो इंडिकेटर्स थे, देखें, जो दुनिया की 30 बड़ी इकॉनमीज़ में थी उसके अंदर आ रहा था कि पाकिस्तान उसके अंदर जा रहा है। तो कहने की बात यह है कि हमारा ये होता है कि हम जब आते हैं हम बेताशा काम करते हैं, लेकिन अभी होता क्या है कि 16 करोड़ रुपया महीना PTI ने अपने ये जो सोशल मीडिया है इसको हुकूमत से दिलवाया, वो भी एक स्कैंडल आ रहा है।
तो ये काम हम नहीं करते। हम कहते हैं कि वो पैसा जो है ना, वो पैसा अच्छी जगह पे लग जाए, लोगों के काम आ जाए। और दूसरी बात नहीं, जिस तरह अभी बताया ना, आ रहा है वो 10 महीने 11 महीने हो गए, नहीं, मेरी बात सुनो राणा साहब ला लो तुसी भी नहीं, वो केस की बात कर रहे हैं। नहीं वो पूछ रहे ने कि ਜਿਹੜਾ केस है वो कदों आएगा कि 10 महीने हो गए ने 16 करोड़ रुपए जो महीने ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ केस राणा साहब कितने रह गया? अभी हुआ ये कि ये तो लगता है पीआई की फ्लाइट तैयार है, लेट हो गई फ्लाइट। नहीं, अब पहली तो बात है कि आपको याद रखें कि जब 2008 में हम आए थे ना, तो ये नहीं हुआ था कि अगले दिन से ही जो है डिलीवरेंस शुरू हो गई थी। 18 माह के बाद, क्योंकि उस वक्त सारे अफसर वो बैठे थे जिनको मुशर्रफ दौर की आदतें पड़ी हुई थी, और उनसे काम लेना, उनको लगाना और उनमें से बेहतरीन लोगों को चुन के लाना। सेम ये हुआ कि अब जब वापस आए हैं तो यहाँ पे वो लोग लगे हुए थे। ये ओपन सीक्रेट है, जो फराह गोगी पैसे लेके डीसीओ लगाती थी, फराह गोगी पैसे लेके डीपीओ लगा रही है, फराह गोगी पैसे लेके आप बात ठीक कर रहे हैं, तहसीलदार लगा रही है। तो अब इस तरह के लोगों से काम लेने के लिए और उनको लाइन पे लाने के लिए और उस सिस्टम को दोबारा चलाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। चीज़ें लाइन अप हो गई हैं। राणा साहब, मैं एक बात इसमें करना चाह रहा था थोड़ी सी, वो ये थी, आपने खुद ही फराह गोगी साहबा वाली बात कर दी। उसके स्कैंडल को भी सुनते हुए तकरीबन अब 1 साल होने वाला है। अप्रैल में हमने सुनना शुरू किया था ये स्कैंडल है, फिर वो यहाँ पाकिस्तान से चली भी गई। आप अभी अपनी बात कर रहे थे कि आपके खिलाफ जब केसेस थे तो जो एग्जिस्ट नहीं भी करते थे उनके ऊपर भी आपको सजाएं दिलवा दी गई। आप लोगों के पास ये केसेस हैं। ताहिर खुर्शीद साहब के बारे में तो सब जानते हैं, कल तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में बताया, हम कल से ही इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी कर रहे थे। जी, ताहिर खुर्शीद साहब हैं जिनकी 2 शादियों के अंदर एक दफा 72 करोड़ रुपया, उनकी नहीं, उनकी बेटी की, मुबैना तौर पर यार, मुबैना तौर पर जी नाज़िन मुबैना, खैर वो जज नहीं है, मैं मतलब यार ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमने मुबैना काट दिया जी, मैंने ख्वाजा आसिफ ने भी नहीं कहा, परवेज इलाही ने बताया, परवेज इलाही ने कहा, इस हिसाब से। अच्छा, तो वो ये देखें ना, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो हमने इस फ्रंट के ऊपर बहुत स्लो वो देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी विद इन द पार्टी या विद इन द पीडीएम इसके ऊपर इख्तलाफात पाए जाते हैं कि वो हम इनके खिलाफ नहीं करेंगे क्योंकि फिर विक्टिमाइजेशन का ये कार्ड खेलेंगे और कहेंगे कि देखिए हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। इवन दो आप जो बातें कह रहे हैं ये तो टॉक ऑफ द टाउन थी, जो लोग पंजाब में रहे हैं। और इस हद तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और सो कॉल्ड सहाफ़ी जो हैं वो, उन्होंने खुद आज से 2 साल 1.5 साल पहले जो यहाँ पे पंजाब में लूटमार का बाजार गर्म हुआ था, टीके साहब ने किया हुआ था और बाकी सब जहाँ जहाँ वो बैग जा रहे थे उसको कवर कर रहे थे, तो वो अब जो है वो क्यों नहीं, मतलब उस पर कार्रवाई हो रही? हमें सिर्फ ये बातों की हद तक ही क्यों नज़र आ रहा है? उसकी वजह है, देखें पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत रही, 3 माह की जो हुकूमत आई, उस हुकूमत को संभालते संभालते मतलब 3 माह ख़त्म हो गए, कोर्ट्स पड़ गई, मतलब वो 3 माह अदालतों में ही गुजर गए। वफाक के अंदर जो हुकूमत है उसके इशूज़, सबसे बड़ा इशू IMF, मईशत, दहशतगर्दी, मतलब इशूज़ इतने बड़े बड़े हैं। फिर एंटी करप्शन के अंदर हमने फराह गोगी की इंक्वायरी खोली, परवेज़ इलाही साहब जब वापस आए इंक्वायरियाँ बंद कर दी, आज वो दोबारा खुल गई हैं, नोटिस चले गए हैं। नैब के अंदर जावेद इकबाल साहब बैठे रहे, हमारे दौर में जब ऊपर आए तो तब भी जावेद इकबाल साहब रहे। उसके बाद जब एक प्रोसेस के ज़रिए आफ्ताब सुल्तान साहब आए तो उन्होंने एक केस भी KPK का नहीं खोला। मतलब जो इशू था वो ये था कि जी ये सारे वो केसेस हैं जो वो खोलते ही नहीं थे, तो केसेस तो खोलें ना। तो अब जो है वो केसेस खुल रहे हैं, मतलब बेसिकली एक जो थोड़ी बहुत इम्पेडिमेंट्स थे वो दूर हो चुके हैं। हमारा किसी को सज़ा देना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि एक्चुअल मेरिट की बुनियाद पे जिसने करप्शन किया है उसको पकड़ना चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, हमारा प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। मैंने आपसे एक फाइनल सवाल ये करना है, हमने इस पर पॉडकास्ट किया भी था दामादों के ऊपर। एक दामाद जो है ना, मुबैना, तो खैर दामाद तो मुबैना नहीं है लेकिन वो दामाद हैं, उनके लिए मुबैना तौर पे बड़ी मदद की जाती है। आपकी पार्टी में भी एक दामाद है, उनके लिए फेडरल वाले जो हैं वो क्यों नहीं कुछ करते? आपने कभी वैसे पूछने की कोशिश नहीं की कि यार ये देखो उन्होंने दामाद सुसर ते कितना कम पा रहे तो साडा जिहड़ा है वो साडे खिलाफ ही काम चलाता रहता है, आपने कुछ नहीं? हम हमेशा अपनी मदद आप पे बिलीव करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ऑन दैट पॉइंट नाज़रीन, हमारा हो रहा है पॉडकास्ट ख़त्म। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और राना साहब से पहले हम राना मशहूद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका राना मशहूद साहब का शुक्रिया, और फिर वकास अभी राना साहब तो हमारे साथ होते हैं। आप हमारे हमने कहा दोनों राना साहब जो हैं वो एक साइड पे हो जाए, दोनों राने होते नहीं है एक साइड पे, यही वादा करने लगा था, राने बैठते कोई नहीं है। तो नाज़रीन, आप हमारा जो सिटिंग कमेटी है पॉडकास्ट ये एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे नया दौर पर 10:30 बजे देख सकते हैं। आज के लिए हमारे इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।